नमस्कार दोस्तों, जूही स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे मालती जोशी जी की कहानी निर्वासित कर दी तुमने मेरी प्रीति, जिसका फर्स्ट भाग मैं पहले ही सुना चुकी हूँ। आज हम उसका सेकंड भाग सुनेंगे। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करती हूँ। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपनी बेटी के लिए भैया ने हीरे जैसा दामाद ढूंढा था, पर उसका प्रदर्शन करने की तमन्ना अधूरी रह गई। बाद में लगा कि अच्छा ही हुआ जो सब लोग जल्दी चले गए। बात का नज़ारा जरा भी देखने लायक नहीं था। सब लोग, खासकर लड़के वाले नशे में धुत थे। वे अश्लील गाने गा रहे थे, भद्दी फाबदियाँ कस रहे थे। वे लोग कोल्ड ड्रिंक से होली खेल रहे थे, गिलासों को फुटबॉल की तरह लुढ़का रहे थे। एक दो वेटरों के साथ तो घुमा झटकी भी हो गई। सजे सवेरे पंडाल का उन्होंने पल भर में नक्शा बदल दिया। कैटरेस के साथ बदसलूकी की तो वह जाने की धमकी देने लगा। अब भैया कभी उसके हाथ जोड़ रहे थे तो कभी उन लड़कों के। मेरा तो खून खौल उठा था। बड़ी मुश्किल से अपने ऊपर जब्त की रही थी। ऐसा ना हो कि अपनी वजह से रंग में भंग हो जाए। उधर भाभी बार बार आंसू पोंछते हुए अपने भाग्य को कोस रही थी। काश एक बेटा होता तो आज बाप के साथ खड़ा होता। वहाँ जो एक सुपुत्र थे, यानी कि सन इन लॉ जितेंद्र, बड़े ही निर्लिप्त भाव से सारा तमाशा देख रहे थे। मौका पाते ही उन्होंने हंसते हुए कहा, बुआ जी देख रही हैं ना, अब इन्हें पता चलेगा कि बारातियों के नखरे क्या होते हैं। हमारा तो गवई गांव का परिवार था, उसे धर्मशाला में टिका दिया, 5 मिठाइयों वाला पतंग दे दिया, छुट्टी पा गए। हमारा तो खैर कोई सवाल ही नहीं था, हम तो लिहाज में ही मारे गए। पापा जी को अब आनंद आ रहा होगा। पापा जी की फजीहत का सबसे ज़्यादा आनंद तो खुद जितेंद्र उठा रहे थे। सब कुछ देखकर उन्हें बड़ा आसुरी संतोष मिल रहा था। मुझे तो छाया पर तरस आ रहा था। दीन दुनिया से बेखबर, बस अपनी चुटकी में ही मगन थी। एक गोद में, एक पेट में। दोनों बच्चे ने उसे हलकान कर रखा था। दूसरों की ओर ध्यान देने का उसे अवकाश ही नहीं था। सबसे ज़्यादा ताव तो मुझे चित्रा पर आ रहा था। महंगा ब्राइडल मेकअप करवाकर ऐसे तनी बैठी थी मानो विश्व सुंदरी का किताब जीत लिया हो। लड़के पापा का अपमान कर रहे थे, मखौल उड़ा रहे थे, बेजा फरमाइशें कर रहे थे। उसे जैसे किसी चीज़ से सरागार ही नहीं था। स्टेज पर बैठी मंद मंद मुस्कुरा रही थी, अपने नए नवेले पति से बतिया रही थी। यह लड़की है या बर्फ़ का गोला? मेरा तो यह सब देख देख कर खून खौल रहा था। पर इसे देखो, माथे पर सिकन तक नहीं। दीदी, खून खून में फ़र्क होता है, पम्मी ने गंभीरता से कहा। हमारा तुम्हारा खून खौलता है क्योंकि वह पसीने की कमाई से बना है। यहाँ का हाल तो तुम जानती ही हो। पम्मी बात कड़वी करती है, पर वह अक्सर सच होती है। सचमुच हम लोग तो इतना अपमान बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। मुझे 22 साल पुरानी घटना याद हो आई। बारातियों की वही परंपरागत तेवर थे। वधू पक्ष उसी तरह क्षमा याचना की मुद्रा में खड़ा था। मान मनुहार हो रही थी। पता नहीं किसने क्या बदसलूकी हो गई थी कि बाराती नाराज हो गए थे। दूल्हे की घोड़ी दरवाजे पर रोक दी गई और मान मनोबल का दौर जारी था। छज्जा मेरी सहेलियों से पट गया था। सब दूल्हे को देखने के लिए बेताब थी और दूल्हा था कि दूर सड़क पर ही खड़ा हो गया था। खुसर फुसर सुनकर मुझसे भी कमरे में नहीं बैठा गया। मैं भी अपनी बनारसी साड़ी संभालती हुई सखियों के पीछे आ खड़ी हुई। ऊपर से देखा, बाबूजी, भैया, चाचा जी सबके सब
हाथ जोड़कर प्रार्थना किए जा रहे हैं और सामने वाले तनी हुई मुद्रा से खड़े हैं। मेरा खून तो जैसे उबलने लगा, कनपटियाँ फड़कने लगी। तभी सुना कोई सिफारिश बिगड़ैल नौजवान बाबूजी से कह रहा है, ए मास्टर, अपनी औकात में रहो, ज़्यादा लप्पन छप्पन की ज़रूरत नहीं। यह सुना था कि मुझे तो जैसे आग लग गई। मैं दनादन सीढ़ियाँ फांकती हुई नीचे उतर आई। नीचे मंडप में आकर मैंने ऐलान कर दिया, बाबूजी, इन लोगों को विदा कीजिए, यह शादी नहीं हो सकती। सब लोग एकदम सन्न रह गए। अम्मा तो बेहोश ही हो गई। अब भैया भाभी चाचा सब मुझे समझाने में जुट गए। बाबूजी ने भी कहा, बेटा, यह कोई अनोखी बात नहीं, ऐसा तो होता ही रहता है। हिंदुस्तान में हर बाराती अपने को राजा समझता है और बेटी का बाप दुनिया का सबसे निरीह और असहाय प्राणी। उसे इन निर्लज्जों से गुजरना ही पड़ता है। पर तू इतनी सी बात के लिए अपनी ज़िंदगी तबाह ना कर। नहीं बाबूजी, यह मेरे लिए इतनी सी बात नहीं। ऐसे संस्कारहीन परिवार में मेरा गुजारा नहीं हो सकता। इससे तो मैं कुंवारी ही भली हूँ। लिहाजा बारात बेगरा वापस लौटा दी गई। हिंदुस्तान में जिस लड़की के घर से बारात लौट जाती है, उसकी शादी फिर आसानी से नहीं हो पाती। मेरी भी नहीं हो पाई। बाबूजी को ज़िंदगी भर इसका मलाल रहा। भैया भाभी को तो अच्छा बहाना मिल गया। उन्हें तो यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि अब हम पम्मी की शादी का भी जोखिम नहीं लेंगे। बेकार में जगहसाई होती है। पम्मी ने भी किसी को जहमत नहीं दी, किसी के एहसान नहीं लिए। उसने खुद अपनी पति चुन लिया और मंदिर में फेरे ले लिए। घर वालों को बाद में सूचना भेज दी। उसे गर्व है कि उसके लिए न किसी ने जूते चटकाए, न किसी ने पैर पूजे। पिछली पीढ़ी की लड़कियां थी हम, फिर भी इतना साहस कर सकी। एक केवल दिव्या ही थी जो छाया की तरह पापा के साथ लगी हुई थी। उसे देखकर लड़के और बहक रहे थे, पर वह अपना संयम बनाए हुए थी। उत्तेजना से कई बार उसका चेहरा लाल हो जाता था, माथे की नसें तन जाती थी, पर उसने अपनी गरिमा बनाए रखी, जिससे अभद्रता अपने आप लज्जित हो रही। उसे चिंता थी तो पापा के बीपी की, इसलिए वह उन्हें यथासंभव तनाव मुक्त रखने का प्रयास कर रही थी। सच, इन 2-3 सालों में ही वह कितनी परिपक्व हो गई थी। मुझे अनासय आलोक की याद हो आई। वह होता तो क्या दिव्या को इन भेड़ियों के बीच जाने देता? अगर वह होता तो जितेंद्र की तरह खड़े खड़े तमाशा नहीं देखता। एक ढाल की तरह, अंगरक्षक की तरह दिव्या के साथ होता, और उसका साथ होना भी लोगों पर रौब डालने के लिए काफ़ी होता। बिना किसी बड़ी दुर्घटना के जब खाना पीना समाप्त हो गया तो सबने चैन की सांस ली। थोड़ी सी फुर्सत मिली तो मैंने दिव्या से पूछा, तुम्हारे आलोकदा नज़र नहीं आए? वे तो कब से पास होकर चले गए। उन्हें निमंत्रण नहीं दिया? पापा के इतने सारे स्टूडेंट हैं, किस किस को निमंत्रण देंगे? फिर आलोकदा का तो पता भी हमारे पास नहीं। उन्होंने कभी संपर्क करने की कोशिश ही नहीं की। मैंने पैनी नज़रों से उसकी आंखों में झांक कर देखा, चेहरा पढ़ने की कोशिश की, पर मुझे वहाँ कुछ नहीं मिला। क्या बचपन के साथ बचपन का प्यार भी हवा हो गया, या कि वहाँ ऐसा कुछ था ही नहीं? दिव्या जब किसी काम से उठकर चली गई तो छाया ने अपनी चुटकी को थपकते हुए कहा, एक बात कहूँ बुआ, किसी से कहोगी तो नहीं? पम्मी बुआ से तो बिल्कुल भी नहीं। नहीं कहूँगी, किसी से भी नहीं कहूँगी। बताओ क्या बात है? अगर चाहते तो आलोक को भी बुला सकते थे, पति की कोई समस्या नहीं थी। यही का तो है, वो कोई भी घर से पता ले आता, पर जानबूझकर नहीं बुलाया। क्यों? आपको पता है उसने क्या किया? क्या किया? अरे ये लड़के होते ही ऐसे हैं, उंगली दो तो पहुंचा ही पकड़ लेते हैं। मतलब? अरे बड़ा भाई जानकर दिव्या थोड़ा हंस बोल लेती थी। जनाब,
पता नहीं क्या समझ बैठे। जाते हुए पापा से दिव्या का हाथ ही मांग बैठे। फिर क्या? मम्मी ने ऐसा फटकार कि बच्चों जिंदगी भर याद रखेंगे। दिव्या ने क्या कहा, क्या कहेगी? उसे तो हमने भनक तक नहीं लगने दी। बेचारी गले गले तक पीएमटी की पढ़ाई में डूबी हुई थी। उसे डिस्टर्ब करने की तो कोई तुक ही नहीं था। उसकी कैरियर चौपट हो जाता। अच्छा ही हुआ कि मैंने उसे यह नहीं बताया कि आलोक का नया पता मुझे मालूम है। अभी साल भर पहले ही तो मैं बात है, केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल लेने में एक कस्बे में गई। आजकल हर कहीं कॉलेज खुल गया है, छोटा कस्बा हो या बड़ा। कॉलेज की छोटी सी इमारत ही, पता चला यहाँ तीनों फैकल्टी है। लॉ क्लासेस रात में लगती है। जैसे ही भीतर प्रविष्ट हुई, एक गोरे चिट्ठे युवक ने आकर प्रणाम किया। बुआ जी पहचाना? क्षण भर मैंने सोचकर कहा, आलोक हो ना? चलिए पहचान तो लिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जी हिस्ट्री में एमए कर रहा हूँ। हिस्ट्री में क्यों? जी अंग्रेजी में तो गोल्ड मेडल मिला नहीं, सोचा हिस्ट्री में टॉप कर लेते हैं। वैसे आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ। लोग सोचते हैं कि उसमें हिस्ट्री बड़े काम आती है, तो मैंने सोचा अरे तो उसके लिए शहर में रहकर कोचिंग कर लो ना, यहाँ क्यों पढ़े हो? यहाँ एक हायर सेकेंडरी स्कूल में जॉब ले लिया है। सुबह कॉलेज में पढ़ाता हूँ, दोपहर स्कूल में पढ़ता हूँ। थोड़ा पैसा जमा कर लूँ, फिर कोचिंग के लिए दिल्ली जाऊँगा। मुझे उसकी आर्थिक स्थिति के बारे में ठीक ज्ञान नहीं था, इसीलिए मैंने ज़्यादा को देना ठीक नहीं समझा। फिर उसी ने पूछा, आप यहाँ कब तक हैं? बस आज भर की। सुना है वापसी की गाड़ी रात में मिलेगी। तो फिर ठीक है, शाम को आता हूँ। कुछ देर मेरे कमरे में आराम कर लीजिएगा, फिर थोड़ा घुमा लाऊंगा। रात को ट्रेन पर भी चढ़ा दूंगा। मैंने उसका निमंत्रण सहज स्वीकार कर लिया। उसे देखकर मुझे इतनी खुशी हुई थी कि मुझे स्वयं आश्चर्य हो रहा था। सच तो यह है कि अजनबी शहर में एक भी चेहरा जाना पहचाना मिल जाए तो बड़ा सुकून मिलता है। कॉलेज वालों को उसने मेरे आतिथ्य का मौका ही नहीं दिया। स्कूटर पर बिठाकर सीधे अपने कमरे पर ले गया। वहाँ नाश्ते का, चाय का पूरा सरंजाम था। फ्रेश होने के बाद चाय पीते हुए मैंने बातों का सिलसिला शुरू कर दिया। दिव्या का मेडिकल में हो गया, तुम्हें पता तो होगा। अच्छा, कहाँ हुआ है? जबलपुर में। कमाल है, ये दूसरा साल चल रहा है और तुम्हें पता भी नहीं। तुम्हें तो उसके गुरु हुआ करते थे। अरे काहे का गुरु, वह तो एक बेकार से जो मैं ढो रहा था। आंटी जी तो हर किसी से कुछ न कुछ काम लेने में माहिर थी। मैंने बीएससी किया था, इसीलिए दिव्या की कोचिंग मेरे गले पड़ गई। यह बात तो तुम ठीक कहते हो। हमारी भाभी इस मामले में बड़ी उस्ताद है, उन्हें डर भी नहीं लगता। घर में 3-3 जवान लड़कियां हैं, फिर भी लड़कों को जमघट लगा रहता है। पता नहीं भैया को यह सब कैसे अच्छा लगता है। पता है, एक ज़माने में वे इतने स्ट्रिक्ट हुआ करते थे कि हमारे लिए उनके दोस्तों के सामने निकलना तक मना था। पानी भी देना होता था तो दरवाजे के भीतर से ट्रे पकड़ाते थे। सर को तो शायद अभी भी ये सब अच्छा नहीं लगता। दबी जबान से कहते भी हैं कि बच्चों को पढ़ने लिखने दो, क्यों अटका कर रखती हो? पर आंटी कहाँ मानती हैं। कहती हैं हर जगह मैं लड़कियों को तो नहीं भेज सकती, कुछ काम तो लड़कों के ही करने के होते हैं। भाभी के पास यही एक हथियार तो है जिसके बल पर वे भैया को चुप करा देती हैं। माफ़ कीजिएगा, आपके भैया इतने बेचारे भी नहीं हैं। गुरु निंदा नहीं करनी चाहिए, पाप लगता है। पर सच बात जबान पर आ ही जाती है। सर खुद कुछ नहीं कहते, बस आंटी के कंधे पर रखकर बंदूक चलाते हैं। मतलब आंटी सिर्फ काम ही करवाती हैं ऐसा नहीं है, दुनिया भर का सामान भी मंगवाती रहती हैं, जिसमें भी पैसा मांगने समझ लो हमेशा के लिए खारिज हो गया। और घर के कामाऊ व्यक्ति को यह तो नज़र आता ही होगा कि घर में जो बेहिसाब सामान आ रहा है
वह उसकी आमदनी के अनुपात से बहुत ज़्यादा है। फिर भी वे चुप रहते हैं। इसका मतलब साफ है, उनकी इस मामले में मूक सम्मति है। मैं चुपचाप चाय गटकती रही। जवाब में कहती भी क्या, आपके सामने यह सब कहना अच्छा नहीं लग रहा, पर एक बार बात चली तो निकल आई, तो रोकना भी मुश्किल है। मुझे गोल्ड मेडल नहीं मिला, बहुत बुरा लगा। किसी और को मिलता तो शायद इतना बुरा और दुख नहीं होता, पर वह बनिए का बेटा मुकुंद हम सबसे बाजी मार ले गया। इसके लिए वह साल भर तक सर के घर का आटा पिसवाता रहा, टेलीफोन और बिजली के बिल भरता रहा, उनकी गाड़ी धुलवाता रहा। छाया दीदी की शादी का तो सारा इंतजाम उसके जिम्मे था। उसका फल भी उसे मिल गया। मेरी न तो इतनी हैसियत थी, न यह तरीका मुझे गंवारा था। सर ने जितेंद्र भैया को भी इसी तरह मैरिट दिलवाई थी। मुकुंद के समय भी उन्होंने यही उठापटक की थी। खुद अपने हाथों से निबंध के पॉइंट बना बना कर दिए थे उसे। मैंने खुद मुकुंद की फाइल देखे थे। एक यही पेपर था जिसमें मैं मात खा गया। लोग कहते हैं आजकल के लड़कों को गुरुओं की श्रद्धा नहीं रही। आप ही बताइए, ऐसे में श्रद्धा टिक सकती है? लड़का वाकई बहुत हताश और बहुत उदास हो गया था। मैंने उसकी पीठ थपथपा कर कहा, तुम तो बहुत जहीन लड़के हो आलोक। हर कहीं तो ये मुकुंद तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकता। देखना, एक दिन तुम उससे बहुत आगे निकल जाओगे। वह तुम्हें छाया भी छू नहीं पाएगा। वह फीकी सी हंसी हंस दिया था। अब लगता है यह लड़का कितना शालीन, कितना संस्कृत है। उसने सिर्फ अपने गोल्ड मेडल की बात ही की थी। दिव्या का दर्द वह साफ छिपा गया था। दिव्या की शादी का निमंत्रण बिना किसी पूर्व सूचना के फ़ोन पर ही मिला था। वहां पहुंचकर देखा, निमंत्रण जितना अनौपचारिक था, शादी का कार्यक्रम भी उससे अनुरूप ही था। मैं एक दिन पहले पहुंची थी, फिर भी घर ने जरा भी चहल पहल नहीं थी। मेहमानों के नाम पर मैं थी, पम्मी थी, दिव्या के मामा मामी थे और छाया। चित्ता का परिवार था। पता चला बाराती भी कुल जमा 5 ही होंगे। वे लोग सुबह ही फ्लाइट से आएंगे। घर में चाय नाश्ता होगा, फिर सब लोग आर्य समाज मंदिर चलेंगे। वहाँ ज़रूरी रस्में कार्रवाई की जाएगी। लौटते हुए होटल के शानदार खाना होगा और शाम की फ़्लाइट से वे लोग दुल्हन को लेकर रवाना हो जाएंगे। मैंने कहा, यह क्या बात हुई भैया? इस घर की, इस पीढ़ी की यह आखिरी शादी है। कुछ तो धूमधाम होने चाहिए। शाम को एक अच्छा सा रिसेप्शन ही दे देते। अपनी लाडली से पूछो, वह इसी शर्त पे तो राजी हुई है, नहीं तो रजिस्टर मैरिज के लिए ही अड़ी हुई थी। पर हमारा मन नहीं मान रहा था। हमने कहा, सादगी से ही सही, संस्कार तो होने चाहिए। बड़ी मुश्किल से तैयार हुई है। दिव्या ने कहा, अब इस घर में 2 हंगामे हो चुके हैं, तीसरी नहीं भी हुआ तो क्या फ़र्क पड़ता है? अब तुम ही बताओ बुआ, उतना सब झेलना क्या अब पापा के बस का है? फाइनेंशियल भी और फिज़िकल भी। और वो काम तो ऐसा है कि एक बार शुरू हो गया तो समेटने वाला कौन है? रिटायरमेंट के बाद अब तो विद्यार्थियों का आसरा भी नहीं रहा। मैं दुल्हन बनकर मंडप में बैठ जाऊंगी तो लोगों से कोई पानी पूछने वाला भी नहीं होगा। हमारी दीदी लोग के मिजाज तो तुम देख ही रही हो। और फिर जब लड़के वालों को इन चीज़ों की कोई दिलचस्पी नहीं है तो हमें क्या पड़ी है? भाभी बता रही थी कि तुमने गहने कपड़े कुछ भी लेने से इनकार कर दिया है। यह बताओ कि अब देने के लिए इन लोगों के पास कुछ शेष भी है? दोनों शादियों में पापा को एकदम निचोड़ दिया है। अब जो ग्रेजुएटी और फंड बचे हुए हैं वही उनकी जेब में कुलबुला रही है। यही सब कुछ खर्च कर देंगे तो बाकी ज़िंदगी क्या करेंगे? किसका मुंह देखेंगे? अपने को फ़कीर बनाकर ये यदि मुझे कुछ दे भी देते तो वह मेरे साथ तो जाएगा नहीं, सास के लॉकर में पड़ा रहेगा, उनकी वार्डरोब की शोभा बढ़ाएगा। इनसे क्या तुक है? उन लोगों ने कुछ मांगा नहीं, सिर्फ मेरा एयर फेयर मांगा है।
मैं तो इसके लिए भी तैयार नहीं थी, क्योंकि शादी के बाद यह एक तरह से उनकी जिम्मेदारी है। पर पापा ने कहा मुझे कम से कम बेटी को विदा करने का श्रेय तो लेने दो, तो मुझे चुप हो जाना पड़ा। मैं तो दंग रह गई। वह नन्ही सी गुड़िया कितनी समझदार हो गई थी, कितनी दूर तक सोच रही थी। अपने मम्मी पापा की उसे कितनी चिंता थी। भैया के तीनों बच्चों में वह सबसे ज़्यादा सहृदय और समझदार थी। वही लड़की अब इतनी दूर जा रही थी। खुशी की बात यही थी कि लड़का भी बड़ा हंसमुख और सुझला हुआ था। पिछले 6 सालों से बाहर था, पर अभी तक अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को भूला नहीं था। लोग भी बड़े सज्जन लगे। नहीं तो अपने ग्रीन कार्ड होल्डर बेटे को कोई यूं सेत मेत में ब्याह न देता। अपनी बर्थ पर लेटे लेटे मैं अविनाश का, दिव्या के पति का चेहरा याद करने की कोशिश कर रही थी। देखने में तो बड़ा सौम्य और सुशील लग रहा था, पर जो युवक 6 साल तक अकेले अमेरिका जैसे देश में रहा हो, उसके बारे में क्या कहा जा सकता है। हो सकता है उसका वहाँ कोई अफेयर हो और माँ बाप की मर्जी की खातिर ही वह इस शादी के लिए राजी हुआ हो। पर उसके माँ बाप इतने तकियानुसी तो नहीं लगे, न ही दिव्या इतनी दब्बू थी कि चुपचाप अन्याय सह लेती। वह तो उल्टे पैर वापस आ जाती। फिर कहाँ क्या गड़बड़ हो गई। इन 3 सालों में मुझे उसका एक ही पत्र मिला था। अपने इस इकलौते पत्र में वह अपने काम से, अपने जीवन से बड़ी खुश नज़र आ रही थी। वह आमाशय ही किसी बीमारी पर रिसर्च कर रही थी। पत्र में उसने अपनी लैब, वहाँ के साधन, वरिष्ठों के सहयोग और प्रोत्साहन के विषय में विस्तार से लिखा था। उसके पत्र में लिखा था कि बुआ, अगर यही सब हमें अपने घर में मिलने लगी तो अपनी जड़ों से कटकर कोई इतनी दूर क्यों जाना चाहेगा। दरअसल उसे खुद अपनी जड़ों से कटना, अपनों से दूर जाना बहुत बुरा लग रहा था। शादी वाले दिन में मुझसे कह रही थी कि अगर मेरा वश चले तो मम्मी पापा को इस उम्र में अकेला छोड़कर मैं कहीं नहीं जाती। तब मैंने ही उसको दिलासा दिया था, पागल, आजकल घर में रहता कौन है, लड़का हो या लड़की, सब बाहर भागते हैं। सबकी अपनी महत्वाकांक्षा होती है, इसीलिए माँ बाप भी बाधा नहीं डालते। तुम अपने अविनाश को ही ले लो, उसे घर छोड़ते कितने साल हो गए, और आजकल तो टेलीफोन है, हवाई जहाज़ है, दुनिया इतनी सिमट गई है कि दूरियों का पता नहीं चलता। घर इस बार ही भी मेहमानों से भरा हुआ था, पर इस बार माहौल में वह रौनक नहीं थी। पूरे वातावरण में एक उदासी घुल गई थी। भैया एकदम टूट गए थे। दुख की इस घड़ी में वह एकदम अकेले पड़ गए थे। भाभी रो रो कर बेहाल हुआ जा रही थी। उन्हें अपनी ही सुध नहीं थी, वह भैया को क्या देखती। घर में उनके पीहर वालों का ही जमघट था। वे 24 घंटे उन्हीं के घेरे में रहते। छाया को भी बच्चों की साथ संभाल में जितना वक्त मिलता, वह माँ की सेवा शुश्रूषा में लगी देती। भैया के लिए किसी के पास वक्त नहीं था, या फिर उनके दुख का किसी को अंदाज़ा ही नहीं था। मेरे वहाँ पहुँचने से भैया को बहुत राहत मिली। पम्मी भी आ जाती तो बहुत अच्छा होता, पर उसका अभी अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था। वह इतना लंबा सफ़र करने की स्थिति में नहीं थी। मातम पुरसी वालों का तांता लगा हुआ था, उसके पास भैया को ही बैठना पड़ता था। छाया को छोड़कर जितेंद्र भी अपनी नौकरी पर लौट गए थे। मैं पहुंच गई तो लोगों से मिलने का भार मैंने अपने ऊपर ले लिया। लोगों को सहानुभूति कम और उत्सुकता ज़्यादा थी। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये लोग प्रश्नों की झड़ी लगा देते। दुख तो यह था कि इसमें से एक भी प्रश्न का उत्तर हमारे पास नहीं था। हम लोग खुद चित्रा और अंकित की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन लोगों ने वहाँ से बस एक बार फ़ोन किया था, सिर्फ अपने सकुशल पहुँचने की सूचना दी थी और कहा था बाकी बातें घर आकर होगी। मतलब यह कि हमारे लिए वे दुख की घड़ियाँ भी निरापद नहीं थी। मन में तरह तरह की आशंकाओं का ज्वार उठता रहता था। रोज की डाक में करीब 5-6 पत्र आते जाते थे। उनका जिम्मा भी मैंने अपने ऊपर ले लिया। सोच लिया कि एक आभार पत्र छपवा कर सब दूर भेज दूँ।
इसके लिए भैया को परेशान ही नहीं करूँगी। 2-3 दिन बाद मैंने भैया से धीरे से पूछा, दिव्या के ससुराल से कोई नहीं आया? वे लोग क्यों आएंगे? क्यों? अगर यह हादसा अविनाश के साथ होता तो आप जाते नहीं? छाया बतला रही थी कि उन लोगों ने तो अब तक एक फ़ोन भी नहीं किया। कहाँ किया? डिटेल्स जानने के लिए मैंने ही एक बार लगाया था, तो किसी ने ढंग से बात भी नहीं की। अच्छा, ऐसी भी क्या नाराज़गी है? नाराज़गी तो है। क्यों? भैया ने टो लेने की गरज से इधर उधर देखा, फिर बोले, चल ऊपर छत पर चलते हैं, थोड़ा खुली हवा में बैठेंगे, यहाँ तो दम घुटने लगा है। आपको सीढ़ियाँ चढ़ना मना है ना? अरे कुछ नहीं होता, जब इतना बड़ा गांव झेल गया तो एक आध बार सीढ़ी चढ़ने से कुछ नहीं होगा। मैं समझ गई कि खुली हवा को बहाना है। भैया मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, इसीलिए फिर मैंने प्रतिवाद नहीं किया। छत पर हमेशा की तरह 2 बेत की कुर्सियाँ पड़ी हुई थी। वहाँ बैठकर थोड़ा सुस्ताने के बाद भैया बोले, यह बात मैंने तुम्हारी भाभी को भी नहीं बताई थी, किसी को भी नहीं बताया, पर अब लग रहा है इसे मन में रखे रखे मेरी छाती फट जाएगी, इसीलिए तुमसे कह रहा हूँ, सिर्फ तुमसे। आप मेरे हो, निश्चय रहिएगा भैया, आपकी यह बात नहीं जाएगी, सिर्फ मुझ तक ही रहेगी। इसका विश्वास है तभी तो। भैया कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, एक बार उनका फ़ोन आया था। किसका? दिव्या के ससुर का। हाँ, बोले अविनाश वापस आना चाहता है, आकर यहाँ अपना नर्सिंग होम खोलना चाहता है। मुझसे पहले से पता नहीं था, मैंने तो अपनी सारी पूंजी अभिलाषा को दे दी, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। अभिलाषा कौन? उनका बड़ा बेटा। हाँ, पति पत्नी दोनों डॉक्टर हैं, दोनों ने सरकारी नौकरी छोड़कर अपना नर्सिंग होम शुरू किया है, 3 मंजिला बिल्डिंग बना ली है। आपने क्या जवाब दिया? मैंने कहा, देखिए मुझसे जो भी बन पड़ेगा मदद करूँगा, पर मेरे पास एक मुश्त इतनी रकम कहाँ है कि नर्सिंग होम बन सके। 3 बेटियों की शादी कर चुका हूँ। तो तपाक से बोले, हमने तो आपसे कुछ नहीं लिया, न ही शादी में एक पाई भी खर्च होने दी, तो क्या अब वसूलने का इरादा है? मैंने उनसे कहा कि यह आपका बड़प्पन है कि आपने इतनी सादगी से शादी की, पर मेरे पास हार्ड कैश सचमुच बहुत कम है, नाम मात्र को है। तो बोले, आपके पास इतना बड़ा मकान तो है, इसे बेच दीजिए, वैसे भी आप 2 प्राणी हैं, इतने बड़े मकान का क्या करेंगे? कहीं अच्छा सा फ्लैट देख लीजिए, मेंटेन करने में भी कुछ सुविधा रहेगी। फिर आपने क्या कहा? क्या कहता, मेरा तो दिमाग सुन्न हो गया था। मैंने कहा, सोचकर बताऊंगा। तो दूसरे दिन फिर उनका फ़ोन आ गया। मैंने कहा, देखिए यह मकान मेरे अकेले का नहीं है, यह मेरी पुश्तैनी संपत्ति है, इस पर मेरी बहनों का भी हक है और बेटियों का भी। कुछ भी करने से पहले सबकी सहमति लेनी होगी, अगर बेचता हूँ तो सबका हिस्सा भी होता है। मुझे तो आज पहली बार पता चला कि इस मकान पर मेरा भी हक है। मैंने मन ही मन बाबूजी की दूरदर्शिता को धन्यवाद दिया कि उन्होंने ज़मीन बेचकर शहर में यह हवेली नुमा मकान खरीद लिया था। उनकी नौकरी में तो यह कभी भी संभव नहीं था। मुझे खुशी भी हुई कि भैया इस पर हमारे हक को स्वीकार रहे हैं। खुशी के उस आवेग में मैंने कहा, भैया औरों की बात तो मैं नहीं जानती, पर मैंने अपना हक आपको दिया है। भैया सूखी हंसी हंसकर बोले, अब तो खैर उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं, पर तुम्हारे विषय में तो मैं उस समय भी निश्चिंत था। पर और लोग अपना हक कैसे छोड़ देते? क्यों छोड़ देते? पम्मी को तो मैंने शादी पर भी कुछ नहीं दिया था। छाया को 3 बेटियां ब्याहनी है। चित्रा का जरूरी नहीं है, फिर भी सबको देने के बाद जो बचता उसमें या तो हमारे सिर पर छत बचती या अविनाश का नर्सिंग होम खड़ा होता। मैंने उन्हें अपनी समस्या बताई तो बोले, देखिए वह मेरा बेटा है, उसके लिए मैं कुछ न कुछ करूँगा ही, चाहे मुझे पत्नी के गहने ही क्यों न बेचने पड़े।
आपके कान में बात डालने का मकसद सिर्फ इतना था कि आपका भी कुछ लगता है, इसीलिए आपको भी कुछ फ़र्ज बनता है। इस समय वहाँ पर बहुत रिएशन चल रहा है। बाहर वालों को ज़बरदस्ती रिटायर करके स्वदेश भेजा जा रहा है, इसलिए वो बहुत इनसिक्योर फील कर रहा है। मैं उसे आश्वस्त करना चाहता हूँ। कहने को तो घर में भी एक नर्सिंग होम है, पर वहाँ उसका काम करना ठीक नहीं होगा। वह हमेशा अपने आप को भाई का मातहत समझेगा। इस समय उसकी मन स्थिति इतनी विचित्र है कि जरा से में उसको ईगो हर्ट हो सकता है। भैया, मुझे तो यह सारा प्रोजेक्ट ही विचित्र लग रहा है। फिर उन्होंने एक और सुझाव दिया, आप ऐसा क्यों नहीं करते कि ऊपर अपने लिए 2 कमरे बनवा लें, नीचे का हिस्सा बच्चों के लिए छोड़ दें। वे अपने हिसाब से उसे डेवलपमेंट कर लेंगे। भैया, मुझे लगता है उनका शुरू से ही यह मकसद रहा होगा। वे बड़ी चतुराई से धीरे धीरे असली बात पर आना चाहते होंगे। क्या पता, मुझे अगर पता होता कि यह सवाल दिव्या की ज़िंदगी से जुड़ा है तो 1 मिनट से मकान खाली कर देता, भले ही सारी ज़िंदगी सड़क पर गुजारनी पड़ती। अपने दिव्या से तो बात की होगी। हाँ, मैंने डॉक्टर साहब से सोचने के लिए थोड़ा और वक्त मांग लिया। दिव्या को फ़ोन किया। सुनकर वह तो जैसे आसमान से गिरी। उसे तो कुछ भी पता नहीं था। तुम्हें तो मालूम है, वह जो भी काम करती थी लगकर करती थी। उस समय भी वह अपनी रिसर्च में मशगूल थी। उसकी दुनिया लैब में ही सिमट कर रह गई थी। बाहर कैसी हवा बह रही है उसे मालूम नहीं था। उसने कहा, पापा आप परेशान न हो, मैं 2 दिन बाद फ़ोन करती हूँ। फिर किया? हाँ, पूरे 6 दिन बाद किया। बताया कि किसी गलत इंजेक्शन के कारण अविनाश ने एक मरीज की मृत्यु हो गई। उसे सस्पेंड कर दिया गया। उस पर डीए चल रहा है। उसे अपना लाइसेंस छिन जाने का डर है, इसीलिए वह जल्द से जल्द भारत लौटना चाहता है। इतनी बड़ी घटना हो गई और दिव्या को, उसकी पत्नी को कुछ पता ही नहीं था। यही तो, कैसे इसमें दिव्या का भी दोष है। उसे भी थोड़ा चौकस रहना चाहिए था। पति की हर बात का ध्यान रखना चाहिए था। मेरी फ़ोन के बाद उसने अविनाश से बात की, तब भी उसने कुछ नहीं बताया। यह तो उससे बाहर से पता लगाया। जब उसने अविनाश से सफाई मांगी तो वह उल्टे उस पर ही बरस पड़ा, किंतु मेरी जासूसी करती हो। यह कब की बात है? यही कोई 3 महीने हुए थे। उसने कहा था, पापा आप फ़ोन मत करना, मैं ही कर लिया करूँगी। हमेशा बाहर से ही करती थी, क्योंकि अविनाश पूरे समय घर में ही रहता था। फिर एक दिन समधी जी का फ़ोन आया। बहुत नाराज़ थे। बोले, यह तो हमारी आपकी बात थी, आपने बच्चों तक क्यों जाने दी। अब बेटा मुझ पर बिगड़ रहा है कि मैंने उसके ससुराल वालों के सामने हाथ फैलाकर उसे जलील किया। यह उसका आखिरी फ़ोन था और दिव्या का 15 दिन पहले आया था। बस कुशल क्षेत्र से ज़्यादा कुछ नहीं बोली। इन दिनों वैसे भी वह बड़ी डाउन लग रही थी। उसकी आवाज़ भी वह खनक गायब हो गई थी। अब तो चित्रा वगैरह आएंगे तभी कुछ पता लगेगा। मेरी अंतरात्मा जानती है कि उसने आत्महत्या की है। उस जैसी खुददार लड़की अपमान और जिल्लत की ज़िंदगी जी नहीं सकती थी। काश वह यहीं लौट आती। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, मातम पुरसी करने वालों की भीड़ छट रही थी। हम लोग भी बार बार वही सब दोहराने की उनसे बच रहे थे। जिस दिन आलोक आया, हाल एकदम खाली था। उसे देखकर मुझे जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। जानती थी जहाँ भी होगा खबर लगते ही दौड़ा चला आएगा। पर उसने बताया कि यह एकमात्र संयोग था। वह बहन की शादी में घर आया था। दिव्या के बारे में यहीं आकर पता चला। बताया कि वह आजकल असम में है, कलेक्टर है। बहन की शादी है तो पत्नी भी साथ आई होगी ना? मैंने पूछा। जानना चाहती थी कि वो अब तक कुंवारा है या शादी कर ली है। पत्नी आई तो है, पर उसे यहाँ नहीं ला सका। घर में मांगलिक कार्य है ना, माँ मातम पुरसी पर आने की इजाज़त नहीं देती। मैं तो खुद ही बिना बताए आया हूँ।
जाने से पहले एक बार फिर आऊँगा तो आरती को भी साथ लेता आऊँगा। भैया पूरे वक्त गुमसुम बैठे रहे। उन्होंने आलोक को देखकर भी अनदेखा कर दिया। मैं भी पूरे वक्त बात करती रही, पर अंदर से मुझे बहुत अटपटा लग रहा था। ऐसा भी क्या नाराज़गी, वह शख्स शादी वाले घर से छुपकर आपके दुख में हिस्सा लेने बांटने चला आया है। आप उसे दो बातें भी नहीं कर सकते? कुछ नहीं तो हालचाल ही पूछ लेते। मैं ही एक तरह से अपराध बोध में ग्रसित हो गई। जानबूझकर उसे छोड़ने गेट तक नहीं गई। मैंने कहा, आलोक भैया के बर्ताव का बुरा मत मानना प्लीज़, अभी इस धक्के से उबर नहीं पाए। दरअसल यह आघात ही इतना ज़बरदस्त है कि हम सब की मति कुठित हो गई है। फिर वे तो उसके पिता हैं। वह कुछ क्षण मुझे एकटक देखता रहा, फिर बड़े ही तरल स्वर में बोला, बुआ जी, आपका तो इतना बड़ा परिवार है। आप हैं, दीदी लोग हैं, सर हैं। क्या आप में से कोई ऐसा नहीं था जिससे वह मन की बात कह सकती थी? संकट के समय जिस पर भरोसा कर सकती थी, उसका इस तरह चुपचाप चले जाना क्या ज़रूरी था? और बात करते करते उसकी आंखें छलछला आई। कस्बी की उस शाम अपने रिजल्ट के बारे में बोलते हुए वो अपनी इस चोट को, इस दर्द को छिपा गया था, पर आज उसने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया। भीतर आकर देखा, दोनों मिट्टियों छाती पर कसे हुए भैया निष्प्रभ बैठे हैं। मैं तो एकदम घबरा गई। क्या हुआ भैया, तबीयत तो ठीक है ना? कुछ नहीं। इस लड़के को देखकर छाती में एक बगोला सा उठा था, उसे भी दबा रहा हूँ। मैं आश्चर्य से उन्हें देखती रही। कितना सुंदर लड़का, कितना होनहार, कितना सुशील। दिव्या पर जान छिड़कता था। अगर शादी हो जाती तो उसे देवी बनाकर पूजता। उस दिन उसकी बात रख ली होती तो दिव्या आज हमारे बीच होती। पराए देश ने अजनबी लोगों के बीच यूं छटपटाकर प्राण न दे देती। पर क्या करूं, तुम्हारी भाभी को यह सब रास ही नहीं आता। उत्तर में मौन ही बनी रही। इसके बाद कहने को था ही क्या। तो ये थी कहानी मालती जोशी दी द्वारा लिखी हुई, निर्वासित कर दी तुमने मेरी प्रीति। उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा बोली हुई कहानी आप सभी को पसंद आई हो। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।